Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology, chapter number 13, that is organisms and population. In today's video, we will discuss about the response to abiotic factors. जो भी organisms होते हैं वो abiotic factors के प्रति किस प्रकार से response देते हैं, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. The external environment varies from place to place as well as in different seasons in the same place. किसी भी स्थान पर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो जैसे जैसे हम प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं तो वो भी वेरी करता है, और उसमें अगर वेरिएशन होगी तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनिंग है उसको भी इन्फ्लुएंस करेगा. सो विद एवोल्यूशन ऑर्गेनिजम्स हैव डेवलप्ड अ कांस्टेंट फेवरेबल इंटरनल एनवायरनमेंट. सम हैव आल्सो इवॉल्व्ड अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. अब एवोल्यूशन के दौरान कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट डेवलप किया है, और कुछ ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है. जैसे हम देखते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, डज नॉट चेंजेस विद द एनवायरनमेंट, टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट. द टू डेवलपमेंट्स अलाउ बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस टू कंटिन्यू एट मैक्सिमम एफिशिएंसी इवन अंडर चेंज एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो ये दो डेवलपमेंट जो हुई हैं एवोल्यूशन के दौरान, एक कांस्टेंट बॉडी एनवायरनमेंट और दूसरा कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये जो दो डेवलपमेंट है ये उन ऑर्गेनिज्म को उनकी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं या दूसरी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है उनको वो ऑप्टिमम लेवल के ऊपर कैरी ऑन करने के लिए वो सहायता करती है. The maintenance of equilibrium between organism and external environment and a constant favorable internal environment in the body despite adverse changes is called homeostasis. Homeostasis, homeo means constant, stasis means state. तो बॉडी के अंदर constant internal environment बना के रखना और external environment के साथ equilibrium में रहना, इस state को हम बोलते हैं homeostasis. Homeostatic mechanisms help in preventing damage from harmful changes. तो homeostatic mechanism जो है ये organisms को जो चेंजेस होने के कारण जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होती हैं तो उन चेंजेस के द्वारा होने वाले जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उनसे बचा के रखता है. अब जैसे हमारी बॉडी है, जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है बाहर तो हमें स्वेटिंग आनी शुरू हो जाती है, तो उससे इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. सिमिलरली जब हमें सर्दी लगती है तो हमारी बॉडी में शिवरिंग होती है जिससे मसल्स की मूवमेंट होती है, तो उससे हीट जनरेशन होती है, तो वो हमें बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में सहायता करती है. Homeostasis is generally maintained through changes in blood supply, excretion and osmoregulation. For example, a person works best at 25 degrees centigrade. He can get this temperature through air conditioner or cooler during summer and heater in winter. This homeostasis is obtained through technology. It occurs through an expenditure of external energy. तो ये जो homeostasis है ये external है, जो टेक्नोलॉजी की सहायता से होती है और इसमें external energy की खपत होती है. Organisms maintain homeostasis through physiological means which require an expenditure of internal energy of the body. तो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी है उसकी खपत होती है. However, all organisms are not able to spend so much of energy on maintaining homeostasis. लेकिन कहते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इतनी एनर्जी की खपत को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो ऑर्गेनिज्म दूसरे तरीके अपनाते हैं. जैसे वो माइग्रेशन कर जाते हैं, अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर देते हैं कुछ समय के लिए जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे. सो फॉर मीटिंग स्ट्रेसफुल एबायोटिक कंडीशंस organisms regulate, conform, migrate and suspend their activities. So first of all coming to regulate. Regulate means ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपनी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को रेगुलेट कर लेते हैं. सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होमोस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल मींस व्हिच इंश्योर्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं अपनी बॉडी को फिजियोलॉजिकल मींस या कई बार बिहेवियरल मीन द्वारा जो है वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर या कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखते हैं. जितने भी बर्ड्स और मैमल्स हैं वो सारे रेगुलेटर हैं, वो रेगुलेट करते हैं अपनी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर और इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को. So all birds and mammals
and a very few lower vertebrates and invertebrate species are indeed capable of such regulation. इसको हम thermoregulation and osmoregulation भी कहते हैं. Evolutionary biologists believe that the success of mammals is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or in Sahara deserts. तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो है उनका ऐसा मानना है कि जो मैमल्स की सक्सेस है वो इसी के कारण है क्योंकि वो अपनी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं. The mechanisms used by most mammals to regulate their body temperature are similar to the ones that are used by human beings. जैसे अभी हमने चर्चा की, we maintain a constant body temperature of 37 डिग्री सेंटीग्रेड. समर में क्या होता है, जब टेम्परेचर बाहर ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी में पसीना आता है. जैसे पसीना जो है इसकी इवेपोरेशन होती है, हमें मालूम है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो जिसके कारण बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल आ जाता है. सो इन विंटर व्हेन द टेम्परेचर इज मच लोअर देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड वी स्टार्ट टू शिवर. शिवरिंग इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज व्हिच प्रोड्यूसेस हीट एंड रेजेस द बॉडी टेम्परेचर. Camel has another adaptation. It raises its body temperature during daytime and lowers it at night. तो कैमल में अलग प्रकार की एडेप्टेशन होती है. दिन के दौरान ये बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेता है और रात के समय इसको कम कर देता है. इससे एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है. Most vertebrates and a number of aquatic invertebrates are strict osmoregulators. If present in fresh water, they eliminate excess water, while in sea, they drink sea water to compensate for loss of water that occur due to exosmosis. Plants on the other hand do not have such mechanism to maintain internal temperatures. तो plants में ऐसा कोई भी mechanism नहीं है जिससे उनका body temperature जो internal temperature है वो maintain रह सके. उनकी organization simple होती है. Next one is conform. Majority of the animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment. Their body temperature changes with the surrounding temperature. तो जैसे जैसे सराउंडिंग टेम्परेचर में चेंजेस आती हैं उनकी बॉडी टेम्परेचर भी चेंज करता है, इसलिए वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते. सो इन एक्वाटिक एनिमल्स द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंजेस विद दैट ऑफ एम्बिएंट वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन. तो एक्वाटिक एनिमल्स में भी क्या है, जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है बॉडी फ्लूइड्स की वो भी चेंज करती है जैसे जैसे वाटर की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज होती है. These animals and plants are simply conformers. Considering the benefit of a constant internal environment to the organism, we must ask why these conformers had not evolved to become regulator. अब हमें मालूम है कि जो constant internal environment है उसका ज़्यादा benefit है. जो organisms होते हैं regulate करते हैं जो वो ज़्यादा successful है as compared to conformers. तो ऐसा क्यों है ये हम देखेंगे अभी. Thermoregulation is energetically expensive for many organisms. Thermoregulation का मतलब regulation of temperature. Temperature को regulate करना इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है. बर्ड्स और मैमल्स जो है वो थर्मोरेगुलेशन करते हैं क्योंकि उनमें हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है. 4 चैम्बर्ड हार्ट होने के कारण उनको प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है. तो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ज़्यादा एनर्जी मिलती है. So this is particularly true for small animals like shrews and hummingbirds. Heat loss और heat gain is a function of surface area. हमें मालूम है कि heat का loss और gain जो है वो that is directly related with the surface area. जितना ज़्यादा surface area होगा उतना ही ज़्यादा loss होगा. Since small animals have a larger surface area relative to their volume, surface to volume ratio जो है उनकी ज़्यादा होती है. They tend to lose body heat very fast when it is cold outside. तो जब सर्दी होती है बाहर तो उनकी बॉडी से हीट का लॉस बहुत तेजी से होता है. Then they have to expend much energy to generate body heat through metabolism. तो उसको कंपनसेट करने के लिए उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जनरेशन करनी पड़ती है जो कि संभव नहीं हो पाता है. This is the main reason why very small animals are rarely found in polar region. इसी कारण जो बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो पोलर रीजन में नहीं पाए जाते. There are some organisms which are intermediate between conformers and regulators. They are able to maintain homeostasis up to a certain limit, beyond which they behave like conformers. तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इन बिटवीन होते हैं. कुछ हद तक तो वो होमोस्टेसिस मेंटेन कर सकते हैं लेकिन उसके बाद वो कन्फॉर्मर की तरह बिहेव करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स. They are known as partial or limited regulators.
If the stressful external conditions are localized or remain only for a short duration, the organism has two other alternatives for survival. अगर तो स्ट्रेसफुल कंडीशन जो है वो थोड़े समय के लिए रहे तो ऑर्गेनिज्म के पास अपने सर्वाइव करने के लिए दो अलग अल्टरनेटिव्स हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। सब यहाँ पर है माइग्रेट। माइग्रेशन इज ए टू वे मूवमेंट ऑफ होल पॉपुलेशन from a stressful habitat to a congenial area for food, shelter, favorable climate and other reason. तो माइग्रेट जैसे हम देखते हैं कि गर्मियों में, जैसे शहरों में दिल्ली की एग्जांपल है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो लोग वहाँ से शिमला की तरफ शिफ्ट करते हैं टेम्परेरी, कुछ समय के लिए। तो उसके बाद जब नॉर्मल हो जाता है टेम्परेचर तो फिर वापस चले जाते हैं। सो इट कैन बी डेली, पीरियोडिक एंड सीजनल। जो माइग्रेशन है वो डेली भी हो सकती है, पीरियोडिक और सीजनल। अगर ह्यूमन एनालॉजी की बात करें तो जैसे हमने बताया, दिस स्ट्रेटजी इज लाइक अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला फॉर ड्यूरेशन ऑफ समर। मैनी एनिमल्स पर्टिकुलरली बर्ड्स, ये आपने देखा होगा, बर्ड माइग्रेशन के बारे में सुना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। ड्यूरिंग विंटर दे अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशंस टू मोर हॉस्पिटेबल एरियाज। एवरी विंटर द फेमस किलेडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में जो है, it hosts thousands of migratory birds coming from Siberia and other extremely cold northern regions. Next one is suspend. Suspend का मतलब है कुछ समय के लिए metabolic activities को वो suspend कर देते हैं organism, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई और lower plants हैं, and they form various kinds of thick-walled spores which are formed during unfavorable conditions and they help them to pass over these unfavorable conditions. तो unfavorable conditions के दौरान क्या होता है, जो जितने भी ये बैक्टीरिया, फंजाई हैं और लोअर प्लांट्स हैं, इनके जो बॉडी होती है उसके इर्द गिर्द थिक वाल्ड की फॉर्मेशन होती है और यू कैन से कि दे फॉर्म थिक वाल्ड स्पोर्स। थिक वाल्ड स्पोर जो है वो अनफेवरेबल जो कंडीशंस होती हैं उनके ऊपर वो उसको अफेक्ट नहीं कर पाती। तो जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं वापस वो स्पोर जर्मिनेट करके फिर नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करते हैं। सो on arrival of favorable conditions, they again germinate. In higher plants, seeds and some other vegetative reproductive structures serve as a means to tide over periods of stress besides helping in dispersal. They germinate to form new plants under favorable moisture and temperature conditions. They do so by reducing their metabolic activities and going into a state of dormancy. जैसे dormancy की टर्म आपने पढ़ी होगी पहले +1 में, seed dormancy के बारे में। तो डॉर्मेंसी फेज में चले जाते हैं वो, उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो दोबारा जर्मिनेट करते हैं। इन एनिमल्स द ऑर्गेनिजम्स इफ अनेबल टू माइग्रेट might avoid the stress by escaping in time. The familiar case of bears going into hibernation during winter is an example of escape in time. तो एनिमल के केस में क्या होता है, जब एक्सट्रीम टेम्परेचर जो होते हैं दोनों, कोल्ड और एक्सट्रीम कोल्ड हॉट, तो जैसे कोल्ड, इसमें एक्सट्रीम कोल्ड की बात करें तो इसमें जो एनिमल्स होते हैं दे अंडरगो हिबरनेशन, जिसको विंटर स्लीप कहते हैं, और हॉट कंडीशन में वो एस्टिवेशन शो करते हैं, मींस समर स्लीप। Some snails and fish go into estivation to avoid summer-related problems, that is heat and desiccation. Under unfavorable conditions, many zooplankton species in lakes and ponds are known to enter diapause, a stage of suspended development. तो कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस में कुछ जूप्लैंक्टन की स्पीसीज जो हैं वो डायापॉज में चली जाती हैं। डायापॉज जो है वो टेम्परेरी इंटरप्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।